नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हमारे यहाँ देसी में एक कहावत कहते हैं कि बयाना उल्टा हो गया। मतलब चले थे किसी को फंसाने निपटाने और खुद ही फंस गए, निपट गए। साहेब के साथ ऐसा ही हुआ है। राहुल गांधी को फंसाने के चक्कर में साहेब आकंठ फंस गए। आज सदन में बिरला साहब बैठे हुए थे। माने माने संसद के भीतर ओम बिरला बैठे थे और बाहर दर्जनों सांसद बकायदे एक लंबा सा बैनर लेकर के खड़े थे, नारेबाजी कर रहे थे, मोदी साहब से इस्तीफा मांग रहे थे। और इस्तीफा सिर्फ वहां नहीं मांगा गया, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेड़ा या जयराम रमेश की नहीं थी, सुप्रिया श्रीनेत की नहीं थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद बैठे थे, साथ में देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी थे। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी और शाह इस्तीफा दो का नारा लगाया। मोदी और शाह का इस्तीफा मांग लिया। पूरी खबर समझेंगे, कैसे आखिर कई बार गड्ढे खोदने वाला उसमें खुद गिरता है। इस कहावत को कैसे चरितार्थ किया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, ये पूरी खबर समझेंगे। भाव को ले आइए, फटाफट जोड़िए। स्वागत है भाव। अब मैं आपको संसद की तस्वीर दिखाता हूं, विजुअल्स। लाइए भैया, विजुअल प्ले कर दीजिए, ऑडियो खोल दीजिए। मोदी सरकार इस्तीफा दो, मोदी अमित शाह डाउन दो, मोदी अमित शाह डाउन दो, मोदी अमित शाह डाउन दो, सीबीआई ईडी डाउन दो। सामने से हटिए, आगे से हटिए। झूठा इंसाफ लगाना बंद करो, ईडी सीबीआई को यूज करना बंद करो, लोकतंत्र को बचाओ, लोकतंत्र। अब जरा इसके बाद आते हैं हम सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। मल्लिकार्जुन खड़गे की क्लिप चलाइए, पीसी की। जो उन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम से केस डाला और इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टैब्लिश किया कि आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है। और कोई एफआईआर नहीं है, कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं। और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं। हमारे बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता और सभी बड़े बड़े लोग जो आज उनके सिंपथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता है और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कहीं उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीजें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते हमारा एक ये है स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं और न्याय
सदा हमेशा की जो सत्य की हमेशा जीत होती। इसीलिए मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूं। जो इसके लिए मेहनत करे हमारे लोग, उनको भी मैं अभिनंदन उनका भी करता हूं। और आप लोग इतने ठंडी में आए, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। चलिए अगली क्लिप लाइए, अब इस्तीफे वाली क्लिप लाइए, फटाफट लाइए। फैसला आने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है, और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसे चीज़ें हम अगर करेंगे, लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये उनकी बेइज्जती होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। आज खड़गे साहब 84 साल के हैं, लेकिन देखिए तेवर कि आज इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है, मुंह पे इनके थप्पड़ मारा है। अब थोड़ा लीगल वाला पार्ट सुन के फिर आते हैं चर्चा पे, क्योंकि बहुत चीजें सुनानी है, क्योंकि सब जो बयान आ रहे हैं आज पूरे देश में सबसे बड़ी खबर यही बनी है। जरा सिंघवी साहब को सुनाइए। ये एजेंसीज के दुरुपयोग का सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसकी जवाबदेही है इसके लिए, किसकी कुर्सी है, किसके विरुद्ध एक्शन लिया गया है। एक और पक्ष इस निर्णय के स्तंभ क्या है, ये बार बार कहते हैं प्रोसीजरल है, कुछ नहीं है, टेक्निकल है, प्रीमेच्योर है। कल से सुन रहा हूं मैं इसके 4-5 स्तंभ सुनिए। 5 स्तंभ में मुख्य स्तंभ नंबर 1 जो हमारी दलील थी कि कानून कहता है, लिखा है सेक्शन 5 में पीएमएलए एक्ट में कि सिर्फ पर्सन ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट की कंप्लेंट या एफआईआर पे ये कार्रवाई हो सकती है। शब्द है पर्सन ऑथराइज। अब सुब्रमण्यम स्वामी तो पर्सन ऑथराइज नहीं है ना, वो तो प्राइवेट आदमी ने कंप्लेंट की थी। एक अलग कहानी और रोचक है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद अपनी मैजिस्ट्रेट वाली समनिंग ऑर्डर और कंप्लेंट को, कार्रवाई को अपने आप हाईकोर्ट जाके अपनी खुद की कार्रवाई को स्थगित करवा दिया सबसे। वो एक अलग कहानी है। तो इसके आधार पर जज ने कहा कि आपने अनुच्छेद 5 के कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया। सिर्फ एजेंसी यानी सीबीआई या ईओडब्ल्यू ये एफआईआर फाइल कर सकती थी, जो नहीं की। 2014 से 21 और 21 से 25 यानी लगभग एक दशक से नहीं की। चलिए अब जरा भाव के पास चलते हैं, एक बयान लेकिन और सुना देते हैं, फिर चलते हैं। जरा लाइए भैया, एक और बाइट सुना दीजिए, तब चलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद बाकी। इतने दिन ये झूठी इल्जाम उन पे लाद कर, पारिवारिक तौर से उनका बेइज्जती कर शक पैदा करके लोगों में, वो भी जानते थे कि ये झूठे इल्जाम हैं, और ऐसे कर के यहाँ तक आई है। मैं सलाम करती हूँ न्यायालय की कि इससे सिर्फ गांधी परिवार का छूट नहीं मिला, आम जनता के दिल में एक भरोसा हो गई कि जितना भी बड़े शख्स हो इस षड्यंत्र के पीछे, न्याय चलेगा। और आज का दिन ये फैसला हो गया। अब उनको माफ़ी मांगो, बोलो घुटने टेक कर, कान पकड़ कर माफ़ी मांगे। क्या नॉनसेंस चला ये लोग, बदनाम कर दिए। कानून है इस पे कि डिफेमेशन और इसमें कॉम्पनसेशन देना चाहिए नाम बदनाम करने में, तो अभी क्यों नहीं करते? इतना चौड़ा होके उतना इल्जाम लगाते, पर बहुत बोलते हैं, मातम करते हैं। अब क्यों नहीं बोल रहे? बोलो, सारा हाउस हमें माफी मांगना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था ये इनको सुना देता हूं, क्योंकि इनसे भी भाजपाइयों को कुछ विशेष लगाव है। रेणुका चौधरी देखते ही उल जरूर बकते हैं, तो इन्होंने भी आज क्या कहा, घुटने टेक कर कान पकड़ के माफी मांगो तुम लोग। भाऊ, ये आज कांग्रेस ने, मुझे लगता है इस मुद्दे पे ये कल ही आया था, कल हमने चर्चा भी की थी, लेकिन आज कांग्रेस ने इसको जिस तरह से उठाया है, और नेशन वाइड, मेरे पास बेंगलुरु से भी विजुअल्स आए हैं, डीके शिव कुमार वहां पर जोरदार नारे लगा रहे हैं, यहाँ संसद भवन में। क्या ये मामला उल्टा पड़ गया, बयाना उल्टा हो गया मोदी साहब के लिए? नहीं, यकीनन उल्टा तो हो गया आशीष, लेकिन हमने भी जिस दिन वो पूर्ण निर्णय जो आया,
तो हमने पूरा पढ़ा, टाइमलाइन के साथ हमने बताया कि वो एक नया ट्रैप है। लेकिन प्रथमदर्शी देखिए, आपको बीजेपी के साथ लड़ना है तो बीजेपी के स्तर पे जाके लड़ना पड़ेगा। हाँ मैं हमेशा एक मेरे कई भाषणों में, कई कार्यक्रमों में मैं उसको कोट करता हूँ। आज फिर मैं कोट करने की इच्छा हो रही है कि एक चाइना टाउन पिक्चर आई थी, उसमें जगीरा नाम का एक बहुत बड़ा खूंखार डाकू डकैत दिखाया था। तो कुछ फौजी उसको पकड़ने के लिए, पूरे रिटायर्ड फौजी इकट्ठा होके उसको, वो स्टोरी ऐसी है। तो उसमें जब फौजी घेर लेते हैं तो वो जगीरा कहता है एक डायलॉग, वो कहता है कि ए फौजी, हमसे लड़ने की हिम्मत तो ले आएगा, लेकिन कमीनापन कहाँ से लाएगा। तो भाजपा को लड़ने के लिए आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो कई बार आपको उन चीजों का भी भाजपा जैसे ही करना पड़ेगा कि आपको एक पॉइंट लेके उसी को हाईलाइट करना है। निर्णय में ये बाकायदा कहा गया कि ये चार्जशीट हम इसलिए नहीं एंटरटेन करते क्योंकि इसका एफआईआर ही नहीं, किसी के कहने पे आपने कैसी चार्जशीट फाइल कर दी, ये बेसिकली गलत है। लेकिन साथ में ये भी कहा कि केस के मेरिट और डिमेरिट पे हम कोई भाष्य नहीं कर रहे। तो ईडी ने भी कहा कि हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। इसी के पहले ईओडब्ल्यू ने ऑलरेडी एफआईआर दर्ज कर दी है। मतलब ईओडब्ल्यू ने पीछे के दरवाजे से घेरा है, उनको पता पड़ा कि टेक्निकली गलती हमसे हो गई। तो ये टेक्निकली गलती का ही फायदा, क्योंकि उन्होंने ये कहा, देखिए इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय ने यही भाषा यूज की ईडी के लिए। अग्रवाल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में जो कोल का जो केस था छत्तीसगढ़ का, उसमें अग्रवाल को जमानत देते हुए ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो एमपी एमएलए कोर्ट है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा था। उनको कहा कि आप एजेंसी है, साइंटिफिक एविडेंस कहाँ है। किसी के भी कहने देने से, स्टेटमेंट देने से या किसी के भी एफिडेविट देने से आप किसी को कैसे जेल डाल सकते हैं। भाई मैंने कह दिया कि कल मैंने भाई फला मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को 2 करोड़ रुपए दे दिए, आप उसको अंदर कर लोगे। आप मेरे स्टेटमेंट पे कुछ तो कॉरोबरेट करोगे कि मैंने 2 करोड़ रुपए कब दिए, कौन से गाड़ी से दिए, मैं कैश कहां से लाया, मैंने कौन से यहाँ ट्रांसफर कर दिए, मैंने कैश कब दिया, कब मेरी अपॉइंटमेंट हुई, सीसीटीवी फुटेज क्या कहता है, कुछ तो होगा। किसी ने कह दिया 100 करोड़ रुपए चाहिए, अनिल देशमुख मांग रहा है, उसको अंदर कर दिया 13 महीने। गृह मंत्री को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया 5 महीने आपने। किसी ने कह दिया वो जमीन का घपला कर दिया, जमीन उसने दबा ली है। अरे किसने दबा ली, कब दबा ली, जमीन के कागज किसके पास है, कोई सबूत नहीं है। किसी दारू वाले ने बोल दिया कि हमने 100 करोड़ रुपए दिए जी केजरीवाल को, आपने केजरीवाल को उठा लिया, मुख्यमंत्री को। एक सुब्रमण्यम स्वामी ने स्टेटमेंट दे दिया। सुब्रमण्यम स्वामी 10 चीजें बोलता है, और सुब्रमण्यम स्वामी यदि ये कहता है कि गांधी परिवार दोषी है, ये तो आप ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी सुब्रमण्यम स्वामी के कहने पे। तो वही सुब्रमण्यम स्वामी कहता है कि मोदी जी बिल्कुल लायक नहीं पद पे बैठने से, इस्तीफा ले लो मोदी जी से। वो मोदी जी के ऊपर तो ऐसे आरोप लगाते हैं कि जो सभ्य समाज में आदमी बात नहीं कर सकता। मैं जानता हूं मेरे दर्शक सभ्य हैं, परिवार के साथ शो देखते हैं, ये ऐसे आरोप मैं दोहरा नहीं सकता उसके जो मोदी जी के ऊपर लगाते। तो फिर मोदी जी को तो सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव, गांधी परिवार के बारे में बोलेगा तो स्वामी जिंदाबाद, मोदी जी के बारे में बोलेगा तो कौन स्वामी। Why ED is not active in Modi's case, नरेंद्र मोदी केस। चीन से अमेरिका तक को तो बताया है। सेम आदमी, सेम स्टेटमेंट। फिर पारिवारिक क्यों? एक बीमार वृद्ध महिला को आप 12-12 घंटे पूछताछ करते हैं बिना किसी, वो पूछताछ भी इलीगल घोषित हो गई। जब आपकी चार्जशीट ही इलीगल घोषित हो गई तो पूछताछ भी इलीगल हो गई। वो जो एसेट आपने सीज करने का बोला था वो भी इलीगल हो गया, केस ही नहीं बना। तो ये ईडी का जो नंगा नाच चल रहा है पूरे देश में, ये कौन नचवा रहा है ईडी को, खासकर राजनीतिक दलों के, विपक्षी दलों के नेताओं पे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। मैं अभी भी न्यूज लॉन्चर जो आशीष जी ने, जो हमने उस दिन प्रोग्राम किया, हम हमारे प्रोग्राम पे स्टैंड बाय करते हैं, हम हमारे प्रोग्राम से डेविएट नहीं हो रहे। लेकिन उसका जो कांग्रेस अभी कैश कर रही है और जो कांग्रेस हमलावर हो रही है, ऐसे ही हमलावर
बीजेपी होती है। नहीं, उसमें एक चीज और ऐड ऑन कर दें हम भाऊ, एक चीज और ऐड ऑन कर दें कि ईओडब्ल्यू के रास्ते फिर से फंसाने की हाँ। कोशिश है, लेकिन केस केस हम जितना समझते हैं, कानून को थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, केस ये स्टैंड आगे भी नहीं करेगा। सिंसियर बात, सिंपल बात है आशीष जी, मनी लॉन्ड्रिंग कैसा होता है? हाँ, अनअकाउंटेड मनी इधर से उधर जाता है, इधर से उधर पैसा कुछ उधर से उधर जाता है। जब एक कंपनी बनी जिस कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं है, हम्म, जिस कंपनी में प्रॉफिट, कंपनी के जो मालिक है वो प्रॉफिट ले ही नहीं सकते कंपनी से, ले ही नहीं सकते। हाँ, जब ले ही नहीं सकते तो फिर उसमें पैसा जाएगा कहाँ? आज किसी ने मुझे कह दिया कि अशोक जी, दिल्ली का लाल किला आपके नाम पे कर देते हैं, हम्म, लेकिन लाल किला से एक पैसा भी आप नहीं ले सकते, तो मैं उस लाल किले का मालिक होकर क्या करूंगा? मुझे बताइए ना आप। और किसी ने कह दिया कि अशोक वानखेड़े मनी लॉन्ड्रिंग किया, लाल किला, अरे भैया लाल किले से मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो मनी कहाँ है? मनी, बगैर मनी के मनी लॉन्ड्रिंग कैसा? न कुछ तो आपको बेचा बताना होगा। यदि खरीदा गया। सोनिया गांधी को यदि ये होता कि भाई उन्होंने बाद में वो जो यंग इंडिया कंपनी ने वो जो प्रॉपर्टी थी वो बेची 1000 करोड़ की, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है आप उधर ढूंढिए, जिसको आपने लीगलाइज शेप दिया है, कानूनी जामा पहनाया है कि एक कंपनी हजारों करोड़ रुपए बैंक की डुबाती है, उसको आप दिवालिया घोषित कर देते हो, फिर एनसीएलटी से उसको बिकवा देते हो, और फिर लाला रामदेव हो या अडानी हो, ये लोग वो कंपनियां खरीदते हैं थ्रो अवे प्राइस पे। हाँ, वो खेल है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो बैंक को क्या मिला उसमें? रुचि सोया ने जितना डुबाया बैंक का, क्या बैंक ने रिकवर किया है? लाला रामदेव ने उतना पैसा दिया? मनी लॉन्ड्रिंग तो गुजरात में अडानी ने किया था, अडानी ने किया था। उसमें तो गुजरात गवर्नमेंट ने लेटर लिखा था प्रूफ के साथ। वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं ढूंढेंगे आप, वहां नहीं पाव फैलाते आप, महावर लगा हुआ है, जा ही नहीं सकते, पाँव में हावर लगा जा ही नहीं सकते वहां पे। मनी लॉन्ड्रिंग जहां मनी हो वही लॉन्ड्रिंग होगा ना, जब मनी नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहां से? ये जरूरी है, इनको देश भर में, ये अगर कांग्रेस कर रही है, इनको सिर्फ देश ये भर में बार बार इतना ही बोला जा रहा है कि करोड़ों रुपए के एसेट 90 करोड़ रुपए कैसे गए। वो कंपनी जो लॉस में होती है उसको ठीक करने के लिए कारपोरेट सेक्टर में, कल भी मनु संघवी बोल रहे थे, कारपोरेट सेक्टर में एक कॉमन प्रैक्टिस है कि अपनी ही कंपनी बचाने के लिए एक दूसरी कंपनी बना के उसको टेक ओवर करते हैं। कर्जे कोई बाहर से तो नहीं लाए थे, कांग्रेस ने कर्जा दिया था, कांग्रेस ने। हाँ, तो इसमें है कहां मनी? लॉन्ड्रिंग कहां हुआ मनी? यही तो बताएं। दूसरे का घर जो लूटता है उसकी जांच नहीं हो रही है, जो अपने घर में अपनी संपत्ति बचा रहा है उसको मनी लॉन्ड्रिंग बता रहे हैं। खैर, मैं जरा कुछ बाइटें सुनवा देता हूं और उसके बाद फिर हम आते हैं जरा भैया, चलिए आगे रेणुका चौधरी के बाद बढ़िए आगे। And justice has been prevailed. It is very wrong. It is a lesson to the BJP. BJP should stop this vindictive attitude. Sir, how are you going to take up the Manrega issue? Manrega is a national problem. We have got Manrega through Constitution. It is a Constitution amendment. You can't change a Constitution amendment. Manrega is a Constitution amendment. If BJP has guts, let it change Gandhi photo. Gandhi photo in the note, let them change it. Let us see. Will you be taking up the issue in the assembly? We will take up in the assembly. आज ये जाकर के गांधी जी की प्रतिमा पर बैठ गए डीके शिव कुमार। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नहीं, वो कोर्ट खटखटाएं जो भी खटखटाएं, पर ईडी ने दिखा दिया है कि ये लोग ने पूरा नतमस्तक हो गए हैं सरकार को लेकर और सरकारी एजेंडा चलाकर। ना उस पूरे केस में, नेशनल हेराल्ड केस में, ना कोई सत्यता है, कोई तथ्य होंगे, जिस वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। ये कितना भी दरवाजे खटखटाएं,
साबित ये हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सरकारी एजेंडा चलाते हैं विपक्षी नेताओं को लेकर, और वो इस डिसीजन से हुआ है। तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं, बट द ट्रूथ इज अब लोग भी समझने लग गए हैं कि कैसे एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर, एक गलत फहमी फैलाकर इन लोगों को चार्जशीट करने की कोशिश की गई थी, और वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जवाब दे दिया है, दिल्ली कोर्ट ने। चलिए, प्रियंका चतुर्वेदी बीच में बड़ा सॉफ्ट लग रही थी भाजपा को लेकर के, लेकिन अब ये आजकल मैदान में है पूरी तरीके से शिवसेना की तरफ से। उनकी राज्यसभा अभी रिपीट नहीं होगी, क्योंकि शिवसेना के पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है महाराष्ट्र में। और दूसरी बात है कि आज ये भी बता दूं कि ये शिवसेना से जो राज्यसभा मेंबर बनी थी, ये अंबानी कोटे में बनी थी, क्योंकि इनके ससुर जो है वो धीरू भाई के फाइनेंशियल एडवाइजर हुआ करते थे। चतुर्वेदी की इनके ससुर की बहुत बड़ी फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और धीरू भाई अंबानी के जितने इंस्ट्रूमेंट्स थे, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो एक उन्होंने 100 साल के बॉन्ड दिए थे, मतलब जिसने बॉन्ड लिए उसको जीवन में कैश नहीं होगा, मरने के बाद ही कैश होगा, कौन 100 साल जिएगा। और जो आदमी लेगा बॉन्ड कम से कम 20-25 साल का होगा, लेकिन 100 साल के बॉन्ड भी बेचने की ताकत चतुर्वेदियों में थी, मतलब चतुर्वेदी चार्टर्ड अकाउंटेंट में थी। तो जब ये बिल्कुल मैडम डिप्रेशन में थी कि कांग्रेस छोड़ दी, ये कर दी, तो उन्होंने मुकेश जी को कहा, मुकेश ने उद्धव जी को कहा, क्योंकि मैं पहले कई बार बोल चुका हूं कि ठाकरे परिवार और अंबानी परिवार ये तीसरा जनरेशन साथ में है। धीरूभाई अंबानी के बहुत अच्छे संबंध थे बाला साहब ठाकरे से, मुकेश और अनिल अंबानी के बहुत अच्छे संबंध है उद्धव ठाकरे से, राज ठाकरे से, और जो आनंद अंबानी है वो उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, रोज कम से कम एक खाना साथ में खाते, ऐसे दोस्त थे। तो ये उस रूट से है, लेकिन अब शिवसेना के पास भी उतने एमएलए नहीं है कि वो राज्यसभा दे भेज पाए। तो बीच में बीजेपी, लेकिन बीजेपी के यहाँ कोई गारंटी नहीं मिलेगी। बीजेपी के यहाँ बहुत सारे लंबी लाइनें लगे हुए हैं। नहीं, वहां से निगेटिव कुछ है, क्योंकि आजकल बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं बीजेपी के खिलाफ, ये सभी मोर्चों पे बहुत एक्टिव दिख रही हैं प्रियंका। अच्छी बात है। अगली बाइट ले आइए, अगली बाइट लेकर। आज ईडी का वेंडेटा और ईडी का किस तरह से सरकार कंटिन्यूअसली मिसयूज कर रही थी, उसका कल दिल्ली कोर्ट ने करारा जवाब दिया है, और ईडी का मिसयूज का खिलाफ और हमारा जीत हुआ है, ट्रूथ का जीत हुआ है, सच्चाई का जीत हुआ है। 10 साल से नेशनल अलार्ट का झूठे मूठे प्रचार करते हुए बीजेपी वाले घूम रहे थे, प्रधानमंत्री से लेके सारे लोग बीजेपी का सारे लोगों का झूठों का पूरा प्रचार चल रही थी। उस झूठों प्रचार का कल दिल्ली कोर्ट ने बहुत करार जवाब दिया है। इस ईडी का मिसयूज करने का तरीका बंद करना चाहिए। बीजेपी ये मणिक्कम टैगोर थे, कांग्रेस के सांसद हैं, और लोकसभा में जो सुबह रवाया यूज किया है इसका खिलाफ, और इसका हमारा सत्य में जयते हुआ है, सत्यमेव जयते हुआ है। लेकिन मणिक्कम टैगोर, इनका भी परिचय बताते चले, जिसको हम दिखाते हैं, आप लोग भी कम से कम जाने देश के नेताओं को। मणिक्कम टैगोर है, सुबह 8:15 बजे जो भी नोटिस जाता है ओम बिरला के पास, तो लोकसभा में इन्हीं के नाम से होता है, चाहे स्थगन प्रस्ताव हो, इस मामले में बड़े एक्टिव रहते हैं, स्थगन प्रस्ताव, काम रोको, जो जाता है इनके पास नोटिस जाता है, वो 8:14 15 16 मिनट पे नोटिस भिजवा देते हैं। कांग्रेस में ये काम यही संभालते हैं मणिक्कम टैगोर ही। हाँ बाबू, अब जो है फाइनली ये समझना है कि ये जो मेरा अभी भी उसी पार्ट पे है जवाब, क्या देश में मोदी शाह का ऑलरेडी नकाब उतर चुका है, लेकिन क्या ये जो नेशनल हेराल्ड वाला आया है मामला, अभी जो है दिल्ली की अदालत ने सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया, उस पर विचार करने से इनकार कर दिया चार्जशीट पर, क्या इससे ईडी को और ज्यादा झटका लगा है? अब तो किसी भी राज्य में किसी भी नेता पे हाथ डालेंगे
तो उस पर सर्टिफिकेट लग जाएगा कि ईमानदार है, तभी ये फंसा रहा है। बस 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 नहीं, ये तो पहले से लग चुका है। ईडी ये सिर्फ सत्ता पक्ष के गोद में बैठ के काम कर रही है। इन्हें देश के भ्रष्टाचार से लेके कोई लेना देना नहीं है। जो सामने दिखता है उस पर एक्शन नहीं लेते। जैसा आपने गौतम अडानी का नाम लिया था, गुजरात का केस था। एक केस तमिलनाडु का था, जहाँ सब स्टैंडर्ड कोयला स्टैंडर्ड करके सप्लाई अप्लाई करते हैं और पैसा ज्यादा का लेते हैं। वो भी हमने एक बार बता दिया था कि कैसा तमिलनाडु इनसे कोयला खरीदता था। तो कोयला आता है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से जब कोयला आता है तो उन्हें एक ग्रेड दी जाती है कि इस ग्रेड का है। उसके बाद वो बिल सिंगापुर में बदलता है, उसका ग्रेड इंप्रूव होता है, रेट बदलते हैं और वो तमिलनाडु को जाता है। ये सारे बिल्स जब छप गए और सब लोग मार्केट में आ गया तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी नोटिस दिया। ये भी लो स्टैंडर्ड का कोयला देके ज्यादा पैसा लेना, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग ही है, विदेश पैसा जा रहा है। लेकिन इस मनी लॉन्ड्रिंग पे कोई बात नहीं होगी। ईडी इस पे इंटरेस्टेड नहीं है। ईडी सिर्फ इंटरेस्टेड है और ईडी का इससे ज्यादा क्या जोक है कि जो ईडी 1400 करोड़ रुपए के एसेट सीज कर गई थी अजित पवार के, वो सब डिफ्रीज हो गए। सरनाइक करके एक एमएलए थे महाराष्ट्र में, ठाणे में, अभी वो परिवहन मंत्री है। 60 करोड़ के एसेट उनके फ्रीज हो गए थे, वो डिफ्रीज हो गए। तो इसके मायने ये है कि ईडी ने जो डिफ्रीज किए, तो ईडी ने अजित पवार पे गलत केस लगाया था, सरनाइक पे गलत केस लगाया था, हसन मुश्रीफ पे गलत केस लगाया था, क्योंकि इनके केसेस का कोई अभी जगह नहीं है, बात नहीं हो रही है। इनके डिफ्रीज हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि ईडी ने जानबूझ के इनके खिलाफ केस लगाया। वो दोषी नहीं थे, और यदि दोषी होते हुए आपने एसेट छोड़ दिए, इसका मतलब वो सरकार के साथ आ गए, इसलिए आपने उनको छोड़ दिया। यानी सरकारी भ्रष्टाचार जायज है, सरकार के साथ रह के तुम देश लूट लो तो भी नहीं एक्शन होगा। आप ने उस लूटने में ईडी आपको मदद करेगी। लेकिन आप विपक्ष में हो तो आप सच्चा काम करोगे तो भी आपको घेरा जाएगा। और ये तीनों मैंने एक गृह मंत्री और 2 मुख्यमंत्री का जो उदाहरण दिया, इसमें ईडी बताए कि कहां क्यों जमानत मिली और जमानत के समय जज साहब ने क्यों कहा। अनिल देशमुख, केजरीवाल और हेमंत सोरेन, तीनों सामने केसेस है, हाई प्रोफाइल केसेस है। मुख्यमंत्री कोई जोक थोड़ी है किसी राज्य का। झारखंड का एक मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री है तो तुम ये रगड़ दोगे उसको। जिस आदमी के नाम पे 1 इंच जमीन नहीं है खुद की, पूछते नहीं, जो मिली होगी वो मिली होगी। कोई जमीन भी नहीं है, पता भी नहीं वो जमीन का किसके पास है, उसको भी नहीं पता बापड़े को, जो जेल गया 5 महीने, कौन सी जमीन की बात हो रही है। और कोर्ट कहता है कि भाई क्या है आपके पास, बस किसी ने कंप्लेंट कर दी थी, इनने जमीन पे कब्जा कर लिया और आपने उस कंप्लेंट पे उसको उठा लिया, 5 महीने जेल में डाल दिया, पूरा लोकसभा चुनाव उसको बाहर नहीं निकलने दिया। जितने जूते, न्यायिक जूते जितने पड़े हैं ईडी अरे मैंने कहा, आपने जो सवाल पूछा ना अजीत जी कि क्या ईडी को कोई फर्क पड़ेगा, ये निर्लज्जता की चादर ओढ़े हुए हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यायपालिका जूते ही मारती है। न्यायपालिका ने एक्शन लेना चाहिए। इनका ईडी का एक डायरेक्टर जिस दिन जेल जाएगा या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिस दिन जेल जाएगा, उस दिन ये सुधरेंगे। इनको फटकार लगाने से, शाब्दिक फटकार से परे हो चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फटकार पे हंसते होंगे, शाम को सब बैठते होंगे तो हंसते होंगे। ईडी ने तो बेशर्म शब्द की ही प्रासंगिकता खत्म कर दी, बेशर्म शब्द की प्रासंगिकता खत्म कर दी। इनके लिए तो बहुत ढीठ उठ भी अब छोटा पड़ने लगा, ढीठ पढ़ने लगे। हाँ, ये शब्द पहले बोलते थे, किसी ढीठ बोलो तो लगता था हाँ यार अब कुछ थोड़ा वजनी वर्ड बोला है। इनके सामने छोटा पड़ रहा है, दिखाई पे उतर आए हैं सब। देखिए एक और विजुअल, मैं अभी ताजा विजुअल दिखा रहा हूँ आपको। ये 10 मिनट पहले का, रिकॉर्डिंग के समय हम लोग 10 मिनट पहले का विजुअल है, ये देखिए। सामने देखो, सामने देखो। मोदी सरकार, मोदी तेरी तानाशाही
तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव ये जयते, हो गया। ये अब धीरे धीरे कांग्रेस ने आज सुबह, यही सबसे बड़ी बात है कि 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह ये जो हो रहा है, इस सबको आज गति दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। फरीदाबाद से भी मेरे पास एक रिपोर्ट है, विजुअल्स नहीं आए लेकिन रिपोर्ट आई है व्हाट्सएप पे कि फरीदाबाद में भी जो शर्मा है, जो कांग्रेस के नेता, जो कभी वो कहते हैं ना, कभी जूता नहीं पहनने की कसम खाते हैं, कभी बाल नहीं कटवाने की कसम खाते हैं, उनने भी अपना मजमा लगा दिया है ये खास ईडी को लेकर। फरीदाबाद में भी वो अपना आंदोलन कर रहे हैं। कई जगह रिपोर्ट है आशीष जी कि हर अच्छा होता क्या है कि अब सब उत्साहित हुए हैं। हाँ, सबको लगता है कि ये अब जन जन तक पहुंचाना चाहिए। ये जो प्रवक्ता बोलते, देखिए ये पामेरियनों के बीच में जो बैठते ना प्रवक्ता, और जो बताते हैं कि ये जमानत पे है। किस बात के जमानत पे? जो गुनाह नहीं किया उस जमानत पे हेमंत सोरेन बाहर है, जो गुनाह नहीं किया उस जमानत पे अनिल देशमुख है, जो गुनाह नहीं किया उस जमानत पे केजरीवाल बाहर है, और जो गुनहगार है वो बाहर, मतलब अंदर है ही नहीं, वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नहीं, जमानत पर बाहर जो बताते हैं तो इतने कमजोर, इतने नपुंसक हो तुम लोग कि अपराधी जमानत पे बाहर घूम रहा है। अंदर डालो भाई, अंदर डालो। ये आपकी नपुंसकता का परिचायक है। अगर अपराधी बाहर घूम रहा है, वो चाहे आर्थिक अपराधी हो, चाहे सामाजिक अपराधी हो, जो भी है, अगर वो बाहर है तो ये आपकी कमी है। इसमें उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो जो प्रवक्ता बोलते हैं वहां पर दरअसल एंकर भी उसी पार्टी के हो जाते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए कि तो कैसे मैंने इसीलिए शब्द यूज किया, पामेरियनों के बीच में बैठ के जब प्रवक्ता बोलते हैं तो एक ने भो किया तो बाकी सब भो पीछे से चालू हो जाते हैं, सियार जैसे सब शामिल बाजा हो जाते सब उसमें। चलिए इजाजत दीजिए, आज देश में और भी कुछ हो रहा है जिला जिला में, उसकी भी खबर हम लेकर के आएंगे। फिलहाल आप न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। और नोटिफिकेशंस वगैरह इस समय बहुत कम जा रहे हैं, तो आप लोग से थोड़ा सा हम निवेदन करेंगे कि आप लोग थोड़ा हमारे साथ इस मिशन को रुकने मत दीजिए, इस मिशन को धीमा भी मत होने दीजिए, क्योंकि ये मिशन लोकतंत्र और संविधान बचाने का मिशन है। ये सिर्फ न्यूज लॉन्चर का मिशन नहीं है कि न्यूज लॉन्चर, ये न्यूज लॉन्चर संविधान और इन दोनों संविधान लोकतंत्र की एक बड़ी लड़ाई है, जिसमें हम अदने से दो छोटे सिपाही है। और हमारी हिम्मत, हौसला बढ़ाना आपका काम है, ये हम कहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए हम लड़ रहे हैं। तो आप साथ दीजिएगा, और साथ देने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। आपको नोटिफिकेशन नहीं आए तो ढूंढिए, वीडियो देखिए, यदि आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लोगों में आगे कर दीजिएगा। यदि आपको लगा अच्छा, कुछ अच्छी बात हम लाए तो बिल्कुल, और बिल्कुल ये मान लीजिए, ये सारा मिशन ही है। हम तो अपने आप को भी हम भाव करते हैं, इसमें हमारा भी स्वार्थ है, क्योंकि इस देश में हमारी भी आने वाली पीढ़ियां रहेंगी, हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे। इसीलिए हमने कहा कि सबसे पहले हम हमारे भविष्य के बारे में चिंतित है, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित है, फिर आपके और देश के भविष्य के बारे में चिंतित है। नहीं तो बच्चा या तो जाएगा हर हर मोदी करने, और नहीं तो लाठी खाएगा, नौकरी न पाएगा और न आगे बढ़ पाएगा, न साइंटिफिक टेम्परामेंट आ पाएगा, कावड़ उठा के जाएगा। हाँ, इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।